सोचिए कैसे कुछ शुरुआती लुटेरों ने भारत में एक ऐसे साम्राज्य की नींव रख दी जो 300 सालों तक चला। चलिए आज इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं, विदेशी हमलों से लेकर एक ताकतवर सल्तनत की स्थापना तक। तो यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव किसी राजकुमार ने नहीं बल्कि एक गुलाम ने रखी थी। ये कहानी है मामलूक वंश की, जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 8वीं सदी से, जब भारत की सरजमीन पर पहले बड़े इस्लामी हमले हुए और ये हमले करने वाले थे अरब। तो हुआ ये कि 708 ईस्वी में सिंध के देवल पर हमले हुए, पर वो नाकाम रहे। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 712 में मोहम्मद बिन कासिम कामयाब हो गया। ये भारत में उनकी पहली बड़ी जीत थी और मकसद साफ तौर पर 3 थे: अपने साम्राज्य को बढ़ाना, यहाँ की दौलत हासिल करना और अपने धर्म का प्रचार करना। लेकिन एक बात साफ थी, अरब यहाँ कोई लंबा चौड़ा साम्राज्य नहीं बना पाए। उनका असर सिंध के इलाके तक ही सिमट कर रह गया। इसके बाद जो हमलावर आए, उनके इरादे और उनके तरीके दोनों ही बिल्कुल अलग थे। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है तुर्कों की, और इस दौर का सबसे बड़ा नाम था महमूद गजनवी। 17, जी हाँ 17 बार। सोचकर देखिए, महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच यानी सिर्फ 27 सालों में भारत पर 17 बार हमले किए। ये नंबर ही उसकी असली नीयत बताने के लिए काफी है। एक बात साफ समझ लीजिए, महमूद गजनवी का भारत पर राज करने का कोई इरादा नहीं था। उसका एक ही मकसद था, यहाँ के मंदिरों और शहरों से दौलत लूटना और उसे अपनी राजधानी गजनी ले जाना। वो मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को अमीर बनाना चाहता था। और मजे की बात देखिए, इतिहास में सुल्तान की उपाधि लेने वाला ये पहला शासक था। गजनवी के बाद आया वो शख्स जिसने इस खेल के सारे नियम ही बदल दिए। नाम था मोहम्मद घौरी। उसी ने इन हमलों का मकसद लूटपाट से बदलकर साम्राज्य बनाना कर दिया। इन दोनों के इरादों में जमीन आसमान का फर्क था। इसे ऐसे समझिए, गजनवी एक रेडर था, एक लुटेरा जो आता, लूटता और वापस चला जाता। वहीं गोरी वो एक एम्पायर बिल्डर था। उसकी नज़र भारत की दौलत पर नहीं बल्कि भारत की जमीन पर थी। वो यहाँ एक स्थायी साम्राज्य बनाना चाहता था। गौरी ने एक प्रॉपर प्लान के साथ काम किया। पहला कदम 1175 में मुल्तान और 1186 में लाहौर को जीतकर पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत की। फिर आया निर्णायक मोड़, 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई, जिसमें उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया और दिल्ली के दरवाजे खोल दिए। और फिर 1194 में चंदावर में जयचंद्र को हराकर गंगा के उपजाऊ मैदानों पर भी कब्जा कर लिया। और यही वो सबसे बड़ा फर्क था गजनवी और गोरी में। गोरी ने सिर्फ इलाके जीते नहीं बल्कि वहां हुकूमत करने का इंतजाम भी किया। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापतियों को जीते हुए प्रदेशों का गवर्नर बना दिया, जिससे भारत के अंदर ही एक नया पावर सेंटर बनने लगा। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। मोहम्मद गोरी की मौत हो गई और तब उसके ही एक गुलाम सेनापति ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने लिए एक सल्तनत की नींव रख दी। यहीं से शुरू होती है गुलामों के बादशाह बनने की हैरत अंगेज दास्तां। और ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, घौरी का सबसे भरोसेमंद गुलाम और उसका सबसे काबिल जनरल। अपने मालिक की मौत के बाद उसने दिल्ली और लाहौर के इलाकों पर अपना हक जमाया और 1206 में मामलूक यानी गुलाम वंश की स्थापना की। ये दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। अपनी दरियादिली के लिए उसे लाख बख्श भी कहते थे, मतलब लाखों का दान देने वाला। तो ये मामलुक का मतलब क्या है? देखिए, ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है किसी की मिल्कियत या संपत्ति। ये उन तुर्की मिलिट्री गुलामों के लिए इस्तेमाल होता था जिन्हें खास तौर पर जंग और प्रशासन के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। कानूनी तौर पर वो सुल्तान की संपत्ति तो थे, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर वो सत्ता में सबसे ऊंचे ओहदे तक पहुंच सकते थे। तो सल्तनत तो बन गई, पर सिर्फ नींव रखने से तो इमारत खड़ी नहीं होती है ना। अब काम था इस नई सल्तनत को एक मजबूत साम्राज्य बनाने का। देखते हैं ये काम कैसे हुआ। वैसे बहुत से इतिहासकार ऐबक को सिर्फ संस्थापक मानते हैं। दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक तो वो उसके दामाद और उत्तराधिकारी शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश को मानते हैं,
क्योंकि इल्तुतमिश ने ही इस नई हुकूमत को एक मजबूत शक्ल दी। इल्तुतमिश ने वो काम किए जिनसे सल्तनत की जड़ें सच में मजबूत हुईं। सबसे पहले तो उसने राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की। फिर उसने चहलगानी बनाई, जो 40 सबसे ताकतवर तुर्क सरदारों की एक काउंसिल थी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए टका और जीतल नाम के स्टैंडर्ड सिक्के चलाए। और शायद उसका सबसे बड़ा काम था उस दौर के सबसे बड़े खतरे चंगेज खान के मंगोलों को हिंदुस्तान की सरहदों से दूर रखना। उसने एक कमाल का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी शुरू किया, इक्ता सिस्टम। अब ये था क्या? इसे आप ऐसे समझिए कि ये अपने अधिकारियों को कैश सैलरी की जगह एक जमीन का टुकड़ा देने जैसा था। अधिकारी, जिन्हें मुक्ति कहते थे, उस जमीन से टैक्स वसूलते, अपनी सेना और अपना खर्च चलाते, और जो पैसा बचता उसे शाही खजाने में जमा करा देते। तो मामलुक वंश के शुरुआती बड़े नाम कौन कौन थे? शुरुआत हुई ऐबक से, फिर आया इल्तुतमिश जिसने सल्तनत को मजबूत किया, और उसके बाद आई रजिया सुल्तान, दिल्ली की पहली और अकेली महिला सुल्तान। और फिर आया एक ऐसा सुल्तान जिसने लोहे की मुट्ठी से राज किया, गयासुद्दीन बलबन। बलबन, ये नाम सुनते ही जहन में एक बहुत ही सख्त और क्रूर शासक की तस्वीर बनती है। उसका एक ही मकसद था, सुल्तान की ताकत को सबसे ऊपर रखना, इतना ऊपर कि कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत भी न कर सके। और इसके लिए उसने अपनाई लौ एवं रक्त की नीति, मतलब कोई नरमी नहीं, सिर्फ सख्ती। उसने सबसे पहले तो उस चहलगानी यानी 40 सरदारों के ग्रुप को ही खत्म कर दिया। पूरे साम्राज्य में जासूसों का जाल बिछा दिया, सेना को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाया और दरबार में सिजदा जैसी प्रथाएं शुरू की, जिसमें सबको सुल्तान के आगे झुकना पड़ता था।